रामपुर गांव बहुत छोटा गांव था। उसी गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे थे। अक्सर कर उस गांव में बारिश बहुत कम होती थी, इसीलिए लोग गरीब ही थे। इस गांव में एक आदमी राजू रहता था और उसकी पत्नी का नाम सोनाली था। वह गांव में सबसे ज्यादा गरीब था, इसलिए उनके घर में 2 वक्त की रोटी चल पाना बहुत मुश्किल था और दोनों पति पत्नी ऐसे ही अपना संघर्ष भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। अरे जी, आप कब तक ऐसे अपनी पैतृक संपत्ति को बेच कर घर का गुजारा करोगे? अरे आप कहीं काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर आप ऐसे ही अपनी संपत्ति बेचते रहे तो एक दिन एक घर भी बेचना पड़ जाएगा। अगर आपने इस घर को बेच दिया तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे सोनाली, अब तुम भी ना औरों की तरह सलाह देने लगी हो। अरे तुमको तो पता है ना कि मुझे किसी के आदेश अनुसार काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, और तुम वही काम करने को मेरे से कह रही हो। तुम अब चुप ही रहना, मुझे जो भी करना है मैं करूंगा। मैं जानता हूँ कि घर को कैसे चलाना है। अरे आपने सारी जमीन तो बेच दी। अगर तुम उस जमीन को ना बेचते और उस जमीन पर कुछ खेती करते तो हमारा घर का खर्च आसानी से चल जाता है। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप कहीं काम ढूंढ लेते तब तो बहुत अच्छा रहता। कम से कम हमारे घर का खर्चा तो चल जाता। और ऐसे काल में किसी से मदद मांगोगे तो वह कोई यहाँ मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। पता नहीं इस बार ये साल कैसे बीतेगा। अरे अब बस करो सोनाली, मैं समझ गया कि इस अकाल में मैं घर को नहीं बेचूंगा। अब तुम ज्ञान देना बंद करो और इस परिवार को मैं खुद ही चला लूंगा। राजू अपनी पत्नी सोनाली से गुस्सा होकर चला आता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि ऐसे समय में घर का खर्च कैसे चलाया जाए। अरे ऐसा बुरा समय आ गया है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। अब मेरे पास कोई संपत्ति भी नहीं बची है जिसे मैं बेचकर अपने घर का खर्च चला लूं। मुझे कुछ अलग ही उपाय सोचना होगा, नहीं तो मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जल पाएगा। राजू अपने घर में खाना कैसे बनेगा, इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, लेकिन तभी उसे एक उपाय आता है। अगले दिन राजू अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। क्या बात है राजू, ऐसी कड़ी धूप में तुम कैसे यहाँ आ पड़े? तुम्हें देखकर तो मैं डर ही गया। अरे मजाक बंद करो जमींदार, मैं यहाँ तुमसे कुछ काम के लिए आया हूँ। वैसे भी मैं कभी बिना काम आता ही नहीं हूँ और इतनी कड़ी धूप में बहुत बड़ा कष्ट करके आया हूँ। हाँ राजू, ये बात तो सही है कि तुम बिना काम के कहीं जाते ही नहीं हो। वैसे भी तुम्हें मिली तुम्हारी पैतृक संपत्ति, तुमने उसे बेचकर सारा पैसा उड़ा दिया है ना। देखो जमींदार, तुम मेरी पर्सनल बातों पर मत जाओ। अरे मेरी पैतृक संपत्ति थी तो मैंने उसे बेच दिया और मैं यहाँ तुमसे कुछ सौदा करने के लिए आया हूँ। क्या सौदा करने के लिए आए हो राजू? और मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? जमींदार, मुझे तुमसे बस एक ही मदद चाहिए, क्योंकि मैं अपना एक व्यापार करना चाहता हूँ। के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देते तो कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। देखो, तुमने अपनी जमीन को तो टुकड़ों में बेच दिया और अब मुझसे पैसे मांग रहे हो। अरे मैं तुम्हें किस बहाने पैसे दूं? तुम्हारे पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है और तुम व्यापार किस चीज का करना चाहते हो? वह मेरी संपत्ति थी तो मैंने उसे बेच दिया। तुमको इससे क्या लेना देना? हालांकि मेरे पास एक अच्छा विचार है और उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरी कुछ मदद कर दो तो मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। ठीक है, वैसे तुम्हारा विचार क्या है राजू? जरा मुझे भी तो बताओ। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? जमींदार, मैं मूर्ख हूँ जो अपना विचार तुम्हें बता दूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन यह तो बताओ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो और तुम्हें मेरी क्या सहायता चाहिए?
हाँ जमींदार, अगर आप मुझे 10,000 रुपए देंगे तो इस महीने की आखिरी तारीख को मैं तुम्हें 30,000 रुपए ब्याज के रूप में दूंगा। क्या सच में तुम मुझे 10,000 रुपए के बदले 30,000 रुपए दोगे? अरे तुमने मुझे मूर्ख समझा है क्या, जो तुम मुझसे इतने कम पैसे लेकर इतने ज्यादा पैसे दोगे? हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे जितने भी पैसे लूंगा उनसे 3 गुना तुम्हें पैसा ब्याज सहित लौटाऊंगा, क्योंकि यही तो मेरे विचार का रहस्य है। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे यह 10,000 रुपए कर्ज के रूप में दे सकते हो। मैं तुम्हें पैसे कर्ज के रूप में कैसे दे सकता हूँ? अरे तुम्हारे पास अब तो कोई धन संपत्ति नहीं है, तो अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुमसे क्या लूंगा? तुम मेरे उन पैसों के लिए क्या वादा कर सकते हो? अच्छा, तो जमींदार तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आप तो जानते ही हैं ना कि मेरे पास अब संपत्ति के नाम पर सिर्फ घर बचा है। तो अगर मैं आपके पैसे ना लौटा पाऊं तो आप मेरे घर पर कब्जा कर लेना। अगर कोई हस्ताक्षर हो जाते तब ठीक रहता। अरे आपको मुझ पर भरोसा तो हो जाता। राजू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जमींदार को कुछ राहत महसूस होती है। वह सोचता है कि अब यह मेरे पैसे भी नहीं लौटा पाएगा, तब भी कोई बात नहीं, मैं इसके घर पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है राजू, मैं तुम्हें पैसे सिर्फ एक ही शर्त पर दे सकता हूँ कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा, और अगर तुम पैसे लौटाओगे तो तुम्हें 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज लगेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? ठीक है, शर्त मंजूर है। जमींदार साहब, मैं आपका पैसा समय पर लौटा दूंगा। फिर राजू जमींदार से पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। फिर राजू कई लोगों के पास जाता है और उन्हें भी ऐसी कहानी सुनाकर उनसे पैसे ले लेता है। शाम को राजू घर लौटता है और अपनी पत्नी सोनाली से कहता है, अरे सोनाली, ये देखो आज मेरे पास कितना पैसा है। तुम मुझे रोज आलसी और कामचोर होने का ताना देती थी ना, आज इतना पैसा देखो मेरे पास आया। अरे ये आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे सोनाली, इतना सारा पैसा मुझे भला कौन देगा? अरे ये पैसे मैं अमीर लोगों और जमींदार जैसे लोगों से अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से लिए हैं। अरे मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इतने बुद्धिमान और चतुर नहीं हैं। अब आप मुझे सच सच बताओ कि यह पैसे कहाँ से लाए हो? देखो सोनाली, मैं गांव के अमीर लोगों जैसे जमींदार ऐसे लोगों से कहा कि मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ और उसमें मुझे पैसों की जरूरत है, तो उन लोगों ने मुझे ब्याज पर पैसे दिए हैं। क्या आपने हमारा ये घर भी गिरवी रख दिया है? भगवान, अब मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो तंग आ गई हूँ। इस आदमी से न जाने मनहूस कैसे हमारे पल्ले पड़ गया। हाँ सोनाली, मैं इस घर को सिर्फ एक लोग के पास गिरवी रखा है, लेकिन मैंने पैसे तो 4-5 लोगों से लिए हैं। तो क्या आपने उन 4-5 लोगों को धोखा दिया है? क्या अब आप पड़ोस के गांव में व्यापार करोगे? और क्या आपको लगता है कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आप उन लोगों के पैसे वापस कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि यह घर मेरा कुछ ही दिनों के लिए है। कुछ दिन बाद एक घर भी छिन जाएगा। सोनाली, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या करना है। अरे मैं कल अपने दोस्त से मिलेगा और फिर वही एक व्यापार करूंगा। अच्छा, आपको जो करना है आप वह करो, मैं चुप ही रहूंगी। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। अगले दिन सुबह होते ही राजू जंगल से होता हुआ अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा जी मिलते हैं। प्रणाम साधु महाराज, आप मुझे बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज की तलाश में हैं। आप वह मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वैसे भी मैंने अपने जीवन में किसी की मदद भी नहीं की है, और आज अगर मैं आपकी मदद कर दूंगा तो मेरा यह सौभाग्य होगा। हाँ बेटा, मैं यहाँ पानी की तलाश में घूम रहा हूँ। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मैंने यहाँ कई जगहों पर देखा तो मुझे पानी नहीं मिला। अगर तुम्हें कहीं पता हो तो मुझे बता दो, मैं वहाँ जाकर पानी पी लूंगा। हाँ बाबा जी, यही आप सामने की और कुछ दूर जाना तो आपको एक कुआं मिलेगा, आप वहाँ से पानी पी लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान लग रहे हो।
अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वह वरदान दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगा, और तुम जो भी वरदान मांगना बहुत सोच समझ कर मांगना। अच्छा बाबा जी, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो आप ऐसा वरदान दे दो कि जिनसे मैंने पैसा कर्ज पर लिया हुआ है वह दोबारा मुझसे पैसा ना मांगे। बस बाबा जी, मैं यही वरदान चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें यही वरदान दे रहा हूँ कि जिन से तुमने पैसा लिया है वह तुमसे कभी भी पैसा नहीं मांगेंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे वरदान दे दिया। अब वह लोग मुझसे पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना एक अच्छा सा व्यापार खोल दूंगा, जिससे कि कुछ ही दिनों में मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा और मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। राजू बाबा जी से वरदान लेकर बहुत खुश था और वह अपने दोस्त सूरज से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। और राजू भाई, क्या हाल है तुम्हारा? सब कुछ ठीक ही चल रहा है ना? मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम गांव छोड़कर यहाँ अकेले कुंवारे ही क्यों रह गए? भाई, मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ना ही है। अगर मैं घर में रहता तो माँ बार बार कहती कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। इसीलिए मैं गांव छोड़कर यहाँ चला आया। यहाँ मैं अपने काम और साहूकार के काम से बहुत खुश हूँ। और तुम बताओ, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? तुम तो जानते हो भाई, मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी है और उसी से मुझे पैसे मिले हैं। अगर इन पैसों को सही से काम पर नहीं लगाया गया तो यह बर्बाद चले जाएंगे और मैं बिल्कुल भिखारी बन जाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन पैसों को तुम मेरे से ब्याज पर पी ले लो और अपने काम में लगाओ। तुम मुझे इनका 5% दे देना। दे। हाँ भाई, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, भाई के जैसे। अब तुम जब चाहो तब ये पैसे मुझे ब्याज सहित ले जा सकते हो। और हाँ, कभी कभी मिलने भी चले आया करो। दोस्त, बहुत तकलीफ होती है जब तुमसे मिलता नहीं है। राजू पैसे देकर घर लौट आता है और सारी घटना को अपनी पत्नी को बताता है। क्या आपने वह सारे पैसे उस मूर्ख सूरज को दे दी? चलो, तुम अपना समझो। वैसे भी मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं समझ पाती हूँ। अब आई ना लाइन पर। इसीलिए कहता हूँ कि पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि नौकरी ही हो। अरे दिमाग भी होना चाहिए। आदमी बुद्धिमान होता तो वह खुद पैसा कमा लेगा। अब तुम मुझे कभी गरीबी का ताना और ज्ञान मत देना। अरे बकवास बंद करो, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। तुम देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। ये कहानी नहीं है सोनाली, बस कुछ पल का इंतजार करो। कुछ ही दिनों में मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। अच्छा व्यापार होगा, इसी सोच में राजू डूबा रहता है और खुशी महसूस करता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजू के पास जमींदार का बड़ा लड़का आता है और राजू से कहता है, सुनो मोहन भाई, 10 साल पहले तुमने मेरे पिताजी से रुपए ब्याज पर लिए थे और तुमने अभी तक वह पैसे मुझे वापस नहीं लौटाए हैं और ना ही उनका ब्याज दिया है, तो कृपया करके आप मुझे जल्दी से वह पैसे दे दीजिएगा। राजू आश्चर्य में पड़ गया और वह सोचने लगा कि इसके पिता ने इसके सामने तो पैसे नहीं दिए और ना ही मुझसे कभी कहा है, तो इसको उसे पैसे के बारे में कैसे पता चला। यही सब सोच कर राजू उससे कहता है, तुम्हारे पिता से मैंने कब पैसे लिए थे? अरे मैंने तो कभी पैसे ही नहीं लिए, तो तुम मुझसे पैसे मांगने क्यों आए हो? और अगर मैंने पैसे लिए हैं तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है। मेरे घर में एक पेपर है जिस पर तुमने हस्ताक्षर किया है और यह भी लिखा है कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। अब तुम मुझे जल्द से जल्द पैसे 1 सप्ताह में जरूर लौटा देना। इससे ज्यादा तुम्हें टाइम नहीं मिल सकता। ऐसे ही जमींदार का बेटा राजू से ऊंची और कड़ी आवाज में धमकी देकर जाता है। ऐसे ही राजू ने जिन जिन से पैसे लिए थे
उनके बेटे आकर इसे पैसा लौटाने की धमकी देकर चले जाते हैं। इन सब घटनाओं को देखकर राजू की पत्नी सोनाली राजू से कहती है, देखो, अब देखो ये क्या हो रहा है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेहनत करो। अगर आज तुम मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा करते तो शायद हम लोगों पर यह नौबत नहीं आती। अब तो मुझे लगता है कि यह घर भी हमसे छीन ही जाएगा। अरे चुप रहो सोनाली, मुझे मालूम है कि अब क्या करना है। अरे मैं अभी अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे अपना पैसा लूंगा और पैसा मुझे 5% ज्यादा मिलेगा। उसे पैसे को लाकर मैं यहाँ सबका कर्ज चुका दूंगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सोनाली। राजू अपने पैसे लेने के लिए सूरज के घर को जाने लगता है, लेकिन जब वह सूरज के घर पहुंचता है तो देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता है, जिसको देखकर राजू घबरा जाता है। बेटा, न जाने तुम्हारे जैसे कितने लोगों से उसने पैसे लिए और पता नहीं अब कहाँ गायब हो गया। किसी को दिखता भी नहीं है कि कहाँ गया, और मैं तुम जैसे लोगों को बता बता कर थक गया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसे बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजू के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब वह सोच में पड़ जाता है कि उन लोगों के पैसे कैसे चुकाएगा। बाबा की तलाश करता है तो बाबा उसे दिखाई देते हैं। बाबा, आपने मुझे झूठा वरदान दिया है, इसलिए आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, क्या तुम्हें सही से याद है कि तुमने क्या वरदान मांगा था? हाँ, मुझे सही से याद है। मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं वह मुझसे पैसे वापस ना मांगे। हाँ, यही कारण है कि वह लोग तुमसे पैसा मांगने आए हैं। तुमने कहा था कि जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं वह मुझसे पैसे वापस न मांगे, और जब तक वह जिंदा रहे तब तक किसी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे। जब बोलो मर गए तभी उनके बेटे तुमसे पैसे मांगने के लिए आए हैं। तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया। अगर तुम कहते कि दुनिया में कोई भी मुझसे पैसे ना मांगे तो मैं उसी हिसाब से वरदान दे देता। तो बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बाबा जी, ये बात तो सच है। मैं उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, मुझे माफ करना। राजू को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है। अब वह सोचता है कभी किसी से चालाकी नहीं करनी चाहिए, इसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है।